हमारे घर का नाम है राजनिलय, तो यहाँ राजनिलय लिखा हुआ है। ये हमारे हस्बैंड हुए, ये मैं हूँ। मेरी शादी हुई 19 साल। मेरा बड़ा बेटा आलोक देवराज जी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और इनकी पत्नी पल्लवी कुमारी, ये है एनेस्थेसियन हॉस्पिटल में फ्लोरिडा में ही। और आलोक जी के एक बेटा एक बेटी है। ये आलोक जी की बेटी है अंतरा सिन्हा, और बेटा है सृजन सिन्हा देवराज। तो ये दोनों पोता पोती हो गए बड़े वाले। जर्मनी में हमारे सेकंड वाले बेटे हैं दिव्यराज अमिये, और ये है आलिस नाइटमन, दोनों दंपति। इनकी ये तीनों बेटियां हैं, अन्ना दिव्या, एला सुनीला, अंजू बेरा। ये तीनों बेटियां हैं इसकी। ये थर्ड वाले हुए दीतिराज अंशु, ये सिंगापुर में है, और ये है सोनल वर्मा इनकी पत्नी। अंशु जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। ये तीनों है स्वाति अंशु, सौम्या अंशु, और ये बेटा है, इसका नाम है आदित्य राज अंशु। इनके 3 बच्चे हैं। ये लवली है, लवली के 3rd के बाद ये 4th नंबर। लवली का नाम हुआ अभिलाषा रानी, और ये अभय किशोर जी। दिल्ली में है, IOC में है मेहमान DM। ये इनके बच्चे हैं, लवली के दोनों हो गए आदित्य किशोर, और ये है अंकिता प्रिया। छोटे बेटे हैं हमारे आशीष देसराज, पार्लियामेंट में है, और ये मोहनी सिंह है, स्कूल में पढ़ाती है। आशीष देसराज की 3 बेटी है, शेश्वरा देसराज, कुशा देसराज, और यति देसराज। तो यही 5 बच्चे हैं मेरे। नमस्कार। ये अक्टूबर का दूसरा सप्ताह है, साल है 2022, और हम दिल्ली के एक उपनगरीय इलाके में अपने दोस्त अमिये दिव्यराज की मां से मिलने आए हैं, रानी सुनीला प्रसाद। इसी नाम से सब लोग आपको जानते हैं? पहले मेरा नाम सुनीला श्रीवास्तव था स्कूल में, उसके बाद रानी सुनीला हुआ, फिर प्रसाद लग गया। हम आपको किस नाम से बुलाएं? आपने पहले ही संबोधन किया है, माँ। माँ ही कहा जाए तो बेहतर है। माँ, ठीक है। तो माँ, अपनी नानी के बारे में याद कीजिए। क्या यादें हैं आपके मन में, बहुत शुरुआती यादें नानी को लेकर? मेरी नानी बिहार में ही एक जगह है गुरौल, जहाँ पहले चीनी मिल वहाँ का बहुत प्रसिद्ध था, और वहाँ पे एक गांव है चांदपुरा। तो चांदपुरा में मेरा ननिहाल है, और ननिहाल में मेरी नानी थी। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, नानी के पास जाते थे। तो जनरली हम लोगों के यहाँ एक कुआं दरवाजे पर हुआ करता था, और कुएं के ऊपर एक फूल का पेड़ लगा होता था, जो बड़ा बहुत सुंदर सुगंध होती थी। तो इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरे मायके में भी था इस तरह का, और वो नानी के यहाँ भी हमने देखा था। तो कुएं से पानी भर के भीतर ले जाती थी, जो मेड लोग काम किया करती थी। जब वो पानी भर जाएगा और सारी व्यवस्था हो जाएगी नानी की नहाने की, तब वो नानी जाके स्नान करती थी। माने उनका नहाने का जो सिलसिला था करीब 3 घंटे का होता था।
पानी भरना कुएं से, फिर भीतर जाना, और फिर वो सारी बाथरूम तो नहीं हुआ करता था, तो सब लोग निकल जाते थे, दरवाज़ा बंद उठा दिया जाता था, तब फिर नानी नहाती थी। नानी के नहाने के समय हम लोग छोटे छोटे थे, तो बुलाती थी कि तुम आओ मेरे पास। क्यों? कि तुम मेरे पास रहो, पीठ मल दो। ये छोटी सी थी उस समय की, ये थोड़ी सी बात मेरे जेहन में है। तो नानी, एक तो एक नहाने की प्रक्रिया जो होती थी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। दूसरा, जब मेरी नानी किचन में जाती थी तो किचन में खाना बनाने का जो सिलसिला था, वहाँ एक पंडित जी थे, तो पंडित जी ही खाना बनाया करते थे, जिनको हम लोग मामा मामा बोलते थे। वो इतने घर से जुड़ जाते हैं कि लगता है कि घर के ही अपने लोग हैं। वो खाना बनाते थे। जब खाना बन जाता था तब नानी उनसे प्रश्न करती थी कि रसोई तैयार हो गई? एक बार, दो बार, तीन बार पूछेंगी। जब नहीं तैयार हुआ होता था तो नानी का गुस्सा होता था। क्यों? कि उस समय नानी ही सबका खाना परोसती थी, और खाना A to Z करीब करीब 7-8 थालियों में निकलती थी। चावल, दाल, सब्जी, और क्वांटिटी उसकी पूरी होती थी, क्वालिटी के साथ साथ जी। उसके बाद नानी भोग लगाती थी। उसमें भी काफ़ी समय लगता था। टुन 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 घंटी जब बज जाएगी भगवान जी के पास, तब कहें कि ले जाओ रसोई। तब रसोई अपना अपना लोग लेके चले आते थे। और उस बीच जो प्रक्रिया होती थी कि यदि किसी को कोई चीज़ घटा हो, बढ़ा हो, तो वहाँ पे गगरा होता था पीतल का किचन में, जिसकी पानी नीचे गिरती थी नाली के तरफ। तो वो इतनी बार हम लोगों को हाथ धोने का ये था कि नमक छुओ तो हाथ धो लो, सब्जी परोसो तो हाथ धो लो, रोटी निकालो तो हाथ धो लो, कोई चीज़ छुओ तो हाथ धो लो। तो उस समय तो बड़ा ये लगता था कि इतना पानी तो इसी में सब निकल जा रहा है, लेकिन ये होता था बड़ा इंटरेस्टिंग कि नाली में पानी गिर रहा है, गगरे से पानी से जब हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो धो के पूरा गगरे का पानी हम लोग गिरा देते थे। और जब रसोई हो जाती थी लोगों की पूरी, तो ज़रूर नानी अपने थाली में थोड़ा खाना छोड़ देती थी। और उस समय की यही प्रक्रिया थी कि यदि आप पूरा भोजन कर लिए तो समझिए कि वो सही नहीं है, आप थाली में खाना छोड़िए। और जब खाना बन जाता था तो नानी खुद अपने से जाके सारी चीज़ों में से निकाल के अग्नि जिमाती थी, अग्नि को देती थी, प्रणाम करती थी कि हे अग्नि देवता, आपकी कृपा से इतने लोगों की रसोई मैं परोसने जा रही हूँ। और परोस के लोगों को कहना, और वो सब होता था उसमें, नौकर दाई जो होते थे सबकी थाली एक बार लग जाती थी, सब अपना अपना थाली उठा के चले जाते थे। नानी अपने किचन में खाना खाती थी। तो उस बीच हम लोग दौड़ने वाले रहते थे, नानी कुछ चाहिए, नानी कुछ चाहिए, तो हाँ तनी लड्डू में से निकालो। तो ज़रा वो मीठा उनको पसंद था, तीखा नहीं खाती थी, तो कुछ कुछ वो रखे रहती थी जिसके बारे में हम लोग को पता था कि नानी वो भी है, नानी ये भी है। तो कहते थे ले आओ, थोड़ा ले आओ। खाना खाने के बाद मीठा खाती थी। तो जब कभी ननिहाल हम लोग जाते थे तो नानी के साथ इसी तरह संपर्क बना रहता था। जब किसी से कुछ मंगवाना होता था, इतना बढ़िया से अपना साड़ी के खूंटे में या बक्से में पहले ये रहता था, क्या बोलते थे उसको, तह लगाया जाता था नीचे वाला कपड़े में, खूंट में
पैसा रहता था। अब कुंजी ले आओ, कुंजी लोग बोलते थे, कुंजी से बक्सा खुलेगा, खूट में से पैसा निकलेगा, तब उसके बाद 2 आना 1 आना 4 आना पैसा निकाल के दिया जाएगा कि जाओ पान खा के आओ। तो पान, जब पान लोग खा लेंगे, मीठा खा लेंगे, पान खा लेंगे, तब मैंने खाना पूरा होता था। खाने में दही चीनी ज़रूर हुआ करती थी। तो ये संस्मरण है नानी के यहाँ जाने पर जो ये सब होता था, ये सब। अब बगीचा लगा हुआ था, उसमें हम लोग घुस गए तो तरह तरह के फूलों की सुगंध, तरह तरह के फलों का पेड़ और पेड़ पौधा, ये सब देखने को मिलता था जो अब नहीं दिखता है। तो कहने का मतलब कि बातें बचपन और बुढ़ापे दोनों की हमने शुरू कर दी। आपने मुझसे पूछा मेरी नानी की बात। जी जी। तो मेरा बचपन था और नानी का बुढ़ापा, ये दोनों बड़ा प्यारा होता है। बचपन कहिए तो अपना ही बच्चा याद पड़ता है। अपने बच्चे से बढ़ के क्या है माँ के लिए, वो सारी दुनिया को उंगली पर उठा लेगी कि मेरा बच्चा है। इतना शब्द कितना सशक्त है, मेरा बच्चा। और उसी तरह है मेरा बुढ़ापा, ये भी बहुत सशक्त है। तो कुछ माँ के बारे में भी बताइए। नानी की तो बात हो गई, माँ के बारे में बताइए। माँ के बारे में तो सारी दुनिया एक और मेरी माँ एक और। भगवान से बढ़ के मैं उन्हें मानती हूँ और अपने पूजा स्थल पर माता जी का फ़ोटो रखी हूँ कि माँ से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता है। बचपन से लेके जब तक वो रही तब तक हम लोगों को देती ही रही, और माँ देने ही वाली होती है, माँ लेती नहीं है, माँ देती है। तो इस तरह से माँ के बारे में मैं कितना भी कहूँ बहुत कम है। अभी अगर आप जब सोचती हैं तो अपनी माँ और अपनी नानी की कुछ अधूरी इच्छाएं जो उनके मन में ही दबी रह गई हों, माँ और नानी की इच्छाओं के बारे में कुछ आपको अंदाज़ा है कि वो क्या इच्छाएं रही होंगी जो दबी रह गई होंगी? हाँ, माँ की बात होते होते नानी की भी बात आ जाती है और मेरी बात भी आ जाती है। इसमें हम 3 किरदार जुड़ गए। पहले तो माँ और नानी थी, उसमें मैं भी आ गई। तो हम तीनों की बात ये है कि नानी का जो रख रखाव और सिलसिला था, नाना जी नहीं थे और पूरी ज़मींदारी वाली ठाठ थी, इसलिए पहले चिक हुआ करता था। चिक लोग टांग देते थे और चिक के पीछे से बात होती थी और सामने रैयत आसामी जो होता था, खेत बाड़ी आवाज़ करने वाले लोग, उन लोगों से बातचीत होती थी। तो नानी को जो हमने देखा था कि मसनद लगा के गरगरा पीते रहती थी, चांदी का गरगरा था उनका, वो पीते रहती थी, मसनद लगा रहता था और चिक के पीछे से वो सारा हिसाब किताब सब लेती थी, क्योंकि उनको ही चलाना था वहाँ की व्यवस्था। माँ की जहाँ तक बात है तो माँ के जीवन में हमने देखा कि एक अलग तरह का रख रखाव, मैंने क्या बताऊँ, माँ का व्यक्तित्व जो है ना, 4 बजे सुबह उठना, नहाना धोना, बगैर नहाए किचन में नहीं जाना और सबके मन लायक रसोई बनाना और सबसे पूछ कर खिलाना। इस तरह का ना कभी वो मंदिर गई, ना कभी वो मस्जिद गई, और उनका पूरा जीवन जो है सो कर्तव्य पथ पर ही रहा। नानी को तो हमने बैठे देखा, लेकिन माँ को तो चलते घूमते देखते सब चीज़ में देखा कि
पितृ प्रधान होते हुए भी मेरे घर में वैसा नहीं लगा कि माताजी और पिताजी का कुछ ऐसा वर्चस्व है। माँ घर की रानी थी और पिताजी बाहर के। बाबूजी हमारे सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, समाज सुधारक, इस सब सिलसिले में आर्य समाज से जुड़े रहने से उस तरह के विचारवादी थे। हम लोग 8 भाई बहन हैं। मैं पूरी कहानी सुना दूंगी क्या आपको? वही तो सुनने आए। हाँ, बताइए। तो 8 भाई बहन थे। तो बाबूजी पहले पर जितना प्यार उड़ेलना होता है बहुत ज़्यादा होता है, और चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारा बेटा आगे निकले। तो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो उसमें भैया बढ़ चढ़ कर भाग लिए। बाबूजी तो करते ही थे। बाबूजी मुशायरा में जाते थे। बाबूजी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे। पीछे वकालत भी करने लगे। कितने जगह लोगों बच्चों को पढ़ाया लिखाया बिना पैसा लिए हुए कि विद्या ज़रूरी है, हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे। और पढ़ने लिखने में काफ़ी मेधावी थे। तो जहाँ कहीं भी रहे एक ऐसा बच्चों का ये बना देते थे कि वो लोग ऐसे ही पढ़ाते थे। कहीं कहीं बाबूजी को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ से वो देखते थे कि हाँ ये लोग दे सकते हैं, तो वहाँ से पैसा लेते थे। कैसा माहौल था वहाँ जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ पैदा हुई? कैसा माहौल था? उतने छोटे में तो आदमी देख नहीं पाता था क्या था क्या नहीं था, लेकिन सुना है कि मेरे जन्म के समय मेरे पिताजी इसमें सुभाष चंद्र बोस के साथ मोती झील वाली गली में फिटिंग पर कहीं जा रहे थे। लोगों ने देख लिया, अंग्रेज़ों का समय था उस समय, देख लिया तो उनके ऊपर वारंट आ गया कि जल्दी इनको जेल भेजा जाए। लेकिन कभी वो जीवन में जेल नहीं गए, वो घर में ही अपने को भूमिगत कर लिया। और अड़ोसी पड़ोसी लोग इतने सहृदय होते थे कि लोगों ने कहा कि इस समय बच्ची की माँ को ऐसा ऐसा होने वाला है, तो मास्टर साहब आप चले जाइए, वारंट आया हुआ है आप पर, तो ये हम लोग देख लेंगे। लेकिन बाबूजी को सब नहीं भाया। एकदम खटाखट गांव मेरा पड़ता है वैशाली, गोपालपुर नेवरा। तो खबर कर दिए गांव में। गांव पर मेरे बड़े चाचा रहते थे कि हम आ रहे हैं बच्ची की माँ को लेके, सो एक कोठरी बनवा दीजिए। तो जल्दी जल्दी ईंटा उटा जोड़ के कोठरी बनवा दी गई और मेरा जन्म वहीं जाकर हुआ। तो बाबूजी साथ में थे, माँ थी। बाबूजी जाने का, मैंने जेल जाने की प्रक्रिया नहीं हुई। हमारा जब जन्म हुआ पता नहीं कहाँ से 60 रुपये बाबूजी के पास आ गया, और ये किसी को पता नहीं चला कि ये पैसा आया कहाँ से। कहीं खबर ही नहीं लगी कि ये पैसा आया कहाँ से। वो बरस जाता है ना, वही बात हो गई। तो पैसा आया तो बाबूजी ने कहा कि बहुत लक्ष्मियाँ बेटी हुई है हमारी, और ये भगवान खुद अपने से भेज दिए हैं, इसका हम बगीचा लगाएंगे। तो गांव में जगह ज़मीन सब था ही, वहाँ पर आम का बगीचा लगवा दिए। और मेरा जन्म वहीं उस कोठरी में हुआ जो वैशाली ज़िला में पड़ता है, मुजफ्फरपुर में है। हम लोग का संपर्क बना रहता था गांव से।
अक्टूबर 2022 का ये महीना हालांकि सुबह बहुत खुशनुमा थी, दोपहर में भी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन अब शाम होते होते यहाँ कुछ गर्मी और उमस है। लेकिन फिर भी हम इस बातचीत को आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रानी सुनीला प्रसाद की ज़िंदगी में समय कैसे कैसे गुजरा, मूल्य कैसे बदले, उनकी स्मृतियों की जो धरोहर है वो अगली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाई जाए और उनके जो चाहने वाले, उनके परिवारीजन इस बात को समझें कि एक महिला के जीवन की ये लगभग 80 साल लंबी यात्रा में उसने क्या क्या देखा। फुदक फुदक कर चलते चलते, दौड़ भाग कर चलते माँ, ये तो कविता इसका टाइटल है। अब ये हमें पढ़कर सुनाइए। देखिए, ये फुदक फुदक कर चलते चलते। अच्छा, ये वाली कविता सुनाऊं? हाँ, यही वाली कविता जी। हाँ, ये तो पूरा जीवन का दर्शन है मेरा और इसका नाम रखा है हमने अब। कुदुक फुदुक कर चलते चलते, दौड़ भाग कर चलते चलते, कुदुक फुदुक कर चलते चलते, दौड़ भाग कर चलते चलते, झटक झटक कर चलते चलते, रुक रुक कर चलते चलते, अब मैं लाठी लेकर चलती हूँ। कमर सीधा करते करते मेरुदंड सीधा करती हूँ। सीधी खड़ी होने का थोड़ा नाटक भी कर लेती हूँ। कुदुक फुदुक कर चलते चलते लाठी टेके चलती हूँ। फुदुक फुदुक कर चलते चलते लाठी टेके चलती हूँ। सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब न्यायकारी सर्वरक्षक ओंकार प्रभु से कहती हूँ, भक्ति भाव में दो ऐसी शक्ति, करूँ मैं मुक्ति की युक्ति। रितम भरा युक्ति से युक्त हो, साधना सेवा संकीर्तन में सुखासन में बैठी बैठी ओम जश कीर्तन करती हूँ। कविताएं तो मेरी बहुत सारी हैं, सब अपने अपने समय की, लेकिन ये एक था जीवन का दर्शन। इस तरह से हमने जीवन जिया है। अब अगर ये सोचें माँ कि एक दौर आता है जब आपको परिवेश, आपका समाज, परिवार ये एहसास कराता है कि आप एक लड़की हैं, यानी कि भाइयों के बीच या लड़कों के बीच, फिर आपके साथ एक तरह से कभी भेदभाव, जिस तरह का हम लोगों का पितृसत्तात्मक समाज है उसमें जिस तरह का भेदभाव शुरू होता है, तो कब ये एहसास आपको करा दिया गया कि अब आप एक लड़की हैं और आप वो नहीं कर सकती जो आपके भाई या दूसरे लड़के कर सकते हैं? ये आपको कब एहसास हुआ होगा या कराया गया होगा? जहाँ तक लड़की और महिला का प्रश्न है तो मैं कहूँगी कि हम लोग इस विचार से बहुत ज़्यादा ये थे कि मुझे संभल के रहना है। ये इतना हम समझ गए थे, संभल के। इसलिए माँ की इतनी पैनी दृष्टि होती है लड़कियां जब बड़ी होती हैं कि बेटी हमारी कहाँ जा रही है। अगर कहीं उसको जाना होता है तो छोटे भाई को साथ लगा देती हैं कि वो है चले जाओ। तो हंसी आती है कि छोटा भाई है ये मेरे साथ जा रहा है, लेकिन जाता था कि तुम लड़की हो, तुम अकेले नहीं जाओगी, इस तरह की फीलिंग तो थी। लेकिन उसके बावजूद भी मन इतना मजबूत था कि कोई कुछ कहे, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और करने में वही था कि मैं हाई स्कूल तक ही मेरी पढ़ाई हुई। आगे सोचा पढ़ना तो ससुर जी ने कह दिया कि अब तो घर जाने, ससुराल जाने का दिन बन गया है। तो बात ख़त्म हो गई, वहीं पर आगे पढ़ने की बात ही नहीं हुई।
तो इसका कुछ मलाल रह गया कॉलेज की पढ़ाई ना कर पाने का? इसको मलाल मेरे मन में तो कुछ नहीं लगा, लेकिन इच्छा रही कि हाँ कभी मौका मिल जाए तो पढ़ लें, कभी मौका मिल जाए तो एडमिशन ले लें, पढ़ाई करवा लें। तो नहीं हुआ तो मलाल नहीं था, क्योंकि नहीं हुआ। तो लेकिन पढ़ना क्यों था? पढ़ने में ऐसा क्या चमत्कार था जो पढ़ने में कौन सी ऐसी खूबी आपको दिखाई दे रही थी, और फिर पढ़ क्यों नहीं पाई? इसलिए कि बच्चे आ गए, और बच्चे आ गए तब पढ़ने की ललक हमेशा लगी रही। उस समय भी मैं पढ़ना चाह रही थी, कॉपी पेंसिल सब लेके बैठती थी, लेकिन बच्चों का 2-2 साल का जो गैपिंग है बीच में, तो सब के सब मेरे ही कॉपी पेंसिल पर पढ़ जाते थे। आलोक जी, अमीय बाबू, अंशु बाबू, सब मेरी पढ़ाई वो ही लोग पढ़ना चाहते थे। वो बड़ा सुंदर समय था। वो देख के इतनी हंसी आती थी कि हम क्या पढ़ें, अब पढ़ो तुम ही लोग, इस तरह की। अच्छा, ये बताइए, साइकिल चलाना या नदी में तैरना या कभी पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ से पोस्ट कार्ड ख़रीदना या बाज़ार जाके, ये सब आपके शादी से पहले के जीवन में बताइए कि इसके क्या अनुभव हैं? साइकिल चढ़ती थी, चलाती नहीं थी। मतलब चाचा उचा थे, वो लोग अपना साइकिल स्टार्ट करते थे तो हम जाकर बैठ जाते थे, चलाते नहीं थे। नदी में तैरी कभी? नहीं, वैसा मौका मिला नहीं नदी में जाने पर। अभी भी सीढ़ी पर ही बैठ कर स्नान करके निकल जाती हूँ, भीतर नहीं जाती हूँ। और तैरने के लिए यूएस गई थी, तो अपना पौंड है वहाँ मैंने प्रयास किया था, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और कब आप किसी पब्लिक स्पेस में पहली बार गई होंगी और लगा होगा कि ये तो बिल्कुल मर्दों की दुनिया थी, यहाँ आपने कुछ विजय प्राप्त कर ली, ऐसे कोई अनुभव बताइए। जहाँ केवल मर्दों की दुनिया थी, पेरिस जब मैं गई थी तो पेरिस में देखा कि जेंट्स लोग बैठे हुए हैं, और उसमें फ्रांस के लोग हैं, पेरिस के लोग हैं, ये काफ्का वाला म्यूजियम था, ये सब। तो वो वहाँ हमने देखा कि वही लोग केवल बैठे हुए हैं, और उन लोगों को देख के लगा कि ये लोग किस तरह का बिहेव करते हैं, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। वो लोग खाते हैं, गंदा करते हैं, सब करते हैं। मैंने काट काट के खाली ब्रोट खा रहे हैं, उसमें मक्खन लगा रहे हैं। लेकिन मुझे मौका मिला वहाँ जाके पार्टिसिपेट करने का। मैं गई और 1-2 मेरी कलीग भी मेरे साथ में थी। वो बहुत ही रेयर समय था जब उस तरह का मौका मुझे मिला था कि जेंट्स लोग के बीच में जाके बैठी, और कि पहले लगता था कि जेंट्स कुछ अलग होते हैं और उन लोगों की दुनिया अलग होती है। ये लोग ऑफिस से आते हैं तो बहुत थके रहते हैं, बहुत काम करके आते हैं। मैं जुड़ी हुई थी अपने AIWC से, अखिल भारतीय महिला परिषद कमेटी से जुड़ी हुई थी। तो उसमें जहाँ तहाँ मुझे जाने का मौका मिला। कलकत्ता गई, भुवनेश्वर गई, वहाँ तो उन सारी जगहों में केवल औरतों का साम्राज्य था, औरतें के द्वारा ही सब होता। अभी दिल्ली में जो सरोजनी हाउस है, वहाँ सारी चीज़ें औरतों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो लगे कि औरतें अलग हैं और जेंट्स अलग हैं। तो काफ़ी दिनों तक आदमी अलग अलग रहा, समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब मौका मिला तो लगा कि नहीं भाई, एक ही बात है, जैसे वो काम करते हैं वैसे महिलाएं भी कर सकती हैं। तो कुछ दिनों के बाद समझ में आई सब बात, तो पहले नहीं समझ में आती थी।
एकदम उन लोगों के लिए हाजिर रहना होता है। ये ऑफिस से आए हैं, जल्दी से चाय बने, जल्दी से पानी ले आओ, नाश्ता ले आओ, कितना थक के आए हैं। उन लोगों की एक्टिंग भी वैसे ही होती हाँ, एक्टिंग भी वैसे ही होती थी कि वो आज मैं बहुत थक गया है, कि बहुत थक के लोग आए हैं। और खुद जब अटेंड किया तो लगा कि इतना बढ़िया नाश्ता आ रहा है, चाय आ रही है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, और उठ के लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। और फिर बहुत गजब लगा कि तो दूसरी ही दुनिया है, जो हम सोचते थे तो एकदम नहीं है। तो ये सब थोड़ा समझने में, जानने में समय लगा हमको। अच्छा, भारत के अलग अलग राज्यों में तो आपने यात्राएं की ही, इसके अलावा विश्व के भी कुछ देशों की यात्राएं करते हुए आपने क्या पाया? ख़ास तौर पर तो महिलाओं की स्थिति को कैसा आपने पाया? बहुत चिंताजनक है। सोच बदल गई, और सोच बदलने के कारण जीवन बदल गया। जीवन बदलने से आदमी बदल गया। आदमी बदलने से दुख सुख, विरह मिलन सब पर वो असर डाल रहा है। तो इस सेंस में हमने कहा कि हमारे भारत में जो था वो अब जा रहा है, और बाहर की चीज़ें धड़ल्ले से यहाँ आ रही हैं। तो भारत भी सोचिए कि एक तरह से बदलाव के इस कगार पर है। सारी चीज़ों में बदलाव हो गए, पहनावा और हवा, खाना पीना, मिलना जुलना। और जहाँ तक औरतों का प्रश्न है तो बाहर में तो सोच ही उस तरह से है, शादी नहीं करूँगी, बच्चे नहीं करूँगी, ऐसे नहीं रहूँगी, वैसे नहीं रहूँगी, जैसे मन करे वैसे करूँगी। बहुत बेतहाशा ये बढ़ता जा रहा है। ये नतीजा इसका ये हो रहा है कि हम जब तक एनर्जेटिक हैं, समझ रहे हैं इन बातों को कि हाँ ये ऐसा करना सही नहीं है, ऐसा करना गलत है, वो है, लेकिन इसका परिणाम सही नहीं है। इस सेंस में कि आदमी अकेला हो जाता है। अभी मुझे इसलिए जीवन में खुशी मिल रही है कि मैं जब चाहूँ तो अपने बच्चों को फ़ोन करती हूँ। हमारे सब बच्चे हमसे बात करते हैं। जी जी जी। रोज़ दिन मुझे अपने सारे बच्चों से बात होती है। जब नहीं होती है तो मैं कहती हूँ आज लवली से बात नहीं हुई, आज अमीर से बात नहीं हुई। तो सभी बच्चों से मेरी बात होती है। क्या बाहर में ये संभव है? बच्चे हैं उनके, और उनके पास भी हैं, लेकिन फीलिंग नहीं है। लोग इंतज़ार करते करते मर जाते हैं, और वो रूम में पड़े रहते हैं। जापान की स्थिति है ये कि रूम में इस कदर है कि अभी तो उस दिन बातचीत हो रही थी कि 3 साल से एक लाश एक रूम में पड़ी रह गई, और उसका ये जो है बिजली का बिल, घर का बिल, और जो चीज़ आदमी चुका के रहता है घर में, घर का किराया, सब कुछ जमा हो रहा है, और आदमी नदारद। तो वो तो काफ़ी ऊपर की बातें हमने कह दी। लेकिन जापान में तो ऐसा हुआ कि जर्मन और जापान की जो लड़ाई हुई, उस समय उन लोगों को देश प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी कर दी। न वो शादी किए, न बच्चे किए, न घर बसाया, और घर में अब जब उम्र बढ़ गई है, अकेले पड़ गए हैं। अकेले पड़ गए हैं तो उनको कौन बात करे उनसे? कोई रिश्तेदारी ही नहीं है, कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है, कोई बाल बच्चे ही नहीं हैं, तो कौन बात करेगा? और इंसानियत तभी कायम रहती है जब इंसानियत उसमें हो। न इंसान रह गया, न इंसानियत रह गई। आगे के जनरेशन से यही कहना है कि
इन सोचों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा न दें ताकि उनका जीवन अपना अच्छा बने। नहीं तो अकेले लोग पड़ जाते हैं, न माँ बाप को कोई पूछने वाला है, न बाल बच्चे को कोई देखने वाला है। घर में बस बुढ़ापा और ये बच्चा उसको वृद्धशाला में डाल दीजिए, इसको वहाँ नर्सरी में डाल दीजिए। आपकी तो एक कविता भी है वृद्धाश्रम पर, और शायद एक कविता जो खानों से जो कोबाल्ट निकालने वाले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो बच्चों पर कोई कविता है, उसे याद कीजिए। अफ्रीका में कॉन्गो के बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 साल 7 साल, इन बच्चों को खदान में घुसा देते हैं लोग। और खदान से निकलता है क्या, जो हमारे मोबाइल के ऊपर आपको ही दिखाई पड़ रहा है, चमकता हुआ परत, ये सब खदान से निकला हुआ है। तो वो 5 साल 7 साल के बच्चे घुस जाते हैं, उसको भीतर से निकालते हैं, और निकालने के बाद उनकी उंगली जो है इतनी जख्म वाली हो जाती है कि पूरे के पूरे घाव से भरे रहते हैं। और उसमें उस हाथ पर, घाव वाले हाथ पर खाने को उनको क्या दिया जाता है, नमक और रोटी। नमक से वो बेचारे और तरफ जाते हैं। माँ के गर्भ से बच्चे निकल के धरती के गर्भ में समा गए, लेकिन कोई देखने पूछने वाला नहीं है कि बच्चे गए कहाँ। और यहाँ पर माँ के कहने से माँ की नातिन उनकी ये दोनों कविताएं यहाँ पढ़कर सुनाएं। मैं मेरी नानी रानी सुनीला प्रसाद की 2 कविता पढ़कर सुनाऊंगी। बाल श्रमिक। श्रम स्रोत बने सदियों से कॉन्गो का कोल्टान। अफ्रीका महादेश खनिजों वाली धरती, बनी कॉन्गो बाल श्रमिकों की अंधेरी बस्ती। वहाँ खनिज से निकालते कोल्टान सस्ती, पाषाण युग से ही खप रही श्रमिकों की जीवन हस्ती। बाल श्रमिकों की व्यापारों का बाजारों में लगती होड़, खनिजों से कोल्टान निकालते नरम हाथों से जी तोड़। हाथों के पोरों में होता दर्द भरे घावों का शोर, उन्हीं घाव भरी उंगली पर मिलती सूखी जली रोटी नमक 2 कौर। मिश्रित कोल्टान में अनवरत बन रहे मोबाइल, ले रूप मनोहर फिल्मों सा चमचमाते, दन दनादन दोनों हाथों बिकते जाते, रूप लुभाते रंग बिरंगे आवरणों में लिपटे आते। इन्हीं लाचार अपाहिज बाल श्रमिकों का कर दोहन, देशों महादेशों में मनोरंजन के बनते साधन। तिमिरालय सर्वत्र दिखता, सात्विक ज्ञान का ऐसा हुआ अभाव, मिट रही शुद्ध बुद्ध संस्कृति, नहीं रहा सत्य प्रेम करुणा दया का भाव। कठिन रास्ता, कड़वी बातें, नहीं प्यार ममता की बातें। बाल सम्मान न पाया जग में, तिरस्कृत जीवन ही पाया। छोड़ माता का गोद, धरती माँ को अपनाया। भूगर्भ उलीचता और खंगालता भूखे पेट दर्द से, आँखों से झरझर आंसू झरता। आंतों की ऐंठन को खनिज समझ भूगर्भ ने उसे छुपा लिया। बाल श्रमिक छुपने वाले ऐसे छुप जाते, फिर ना कभी वो दिख पाते। बाल श्रमिकों की करुण कहानी, खनिजों में जीवन खपा दिया। आहत हृदय सुनीला की कोल्टान की कथा सुना दिया। वृद्धशाला पर भी वही है। बहुत पैथेटिक लगता है कि आँख में आंसू भरा हुआ है साल भर के बच्चे को। माँ के आँख में आंसू भरा हुआ है, लेकिन माँ ज़बरदस्ती रूम में रख के उसको दादी के पास, यदि दादी घर में है तो दादा दादी भी वृद्धशाला में चले गए। वो बच्ची साल भर 1.5 साल की बच्ची है, उसको भी घर में किसी तरह किसी के भरोसे, आजकल ये चल रहा है ना एजेंसी वाला, कोई लड़की मिल जाती है, कोई लड़का मिल जाता है, उसको लोग रख लेते हैं और उसके भरोसे बच्चे को छोड़ देते हैं। वो एक अलग कहानी है।
और वो उसके साथ क्या बिहेव करते हैं ये कौन देखने वाला है। इस पर हमने वृद्धशाला की एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। वृद्धा माँ को डाला वृद्धशाला में, हो गया एकल परिवार हमारा। सूना हुआ घर बार, खुद चली मजदूरी करने, न था घर में कोई रखवाला। हृदय विदारक हर्ष बना जब अपनी लक्ष्मी बेटी को पालना घर में डाला। निज लक्ष्मी बेटी को देखे बिन नित नित नव दिवस गवा डाला। हुई ईश कृपा बड़े यत्न से था मैंने उसको पाया। लाडो लाली कह पुचकार न पाई, जी भर इसे निहार न पाई। रोती सिसकियाँ भरती देख लली को, मेरी आंखें डबडबाई। जा चूमा पुचकारा उल्टे पाँव, था क्या कसूर लली का, ऐसा क्यों मैंने कर डाला। वृद्धा माँ को डाला वृद्धशाला में, हो गया एकल परिवार हमारा। खुद चली मजदूरी करने, न था कोई घर में रखवाला। कविताएं सब हैं, शायद आपको मिल जाएगी फेसबुक पर, बहुत है। साल 2022 अक्टूबर का महीना। वैसे तो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में इतनी उमस नहीं होती है शाम को। सुबह मौसम ठीक था और हम रानी सुनीला प्रसाद से मिलने आए। शाम हो गई है और इस वक्त थोड़ी उमस बढ़ी है, लेकिन बातों का सिलसिला इस तरह का है कि इस लंबी बातचीत में बहुत कुछ है जो हमें जानने को, समझने को, बदलते हुए वक्त को एक तरह से डॉक्यूमेंट करने का हमें मौका मिल रहा है। माँ, हमको बताइए कि ये फिल्मों का क्या असर रहा, कि मतलब कभी किसी फिल्मी हीरो से कोई चोरी चोरी प्यार जैसा हुआ हो, या किसी फिल्म को देखने जाने का कोई बड़ा दिल किया हो, फिल्मों का, फिल्मी गानों का कुछ असर बताइए। उस समय फिल्मों का उतना ये नहीं था कि फिल्म देखने जाएं हम लोग। काफ़ी दिनों के बाद वो मौका मिला। उसमें सबसे पहले वो वाली पिक्चर सुनील दत्त और नूतन का जो पिक्चर है काफ़ी अच्छी लगी थी। उसमें काली घटा छाए, जिया तरसा, ऐसे में कोई कहीं मिल जाए रे, काली घटा छाए, जिया तरसाए, ऐसे में कोई। राग नहीं हमको बैठ रहा है, लेकिन यही है नूतन गाई थी वाला गाना। और जलते हैं जिसके लिए सुनील दत्त गाया था। तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। अच्छा लगा ये सब। और वैसे गाना वाना वो सब अच्छा है। मोहे श्याम रंग दे दे, मैं गोरा अंग ले ले, मैं श्याम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। तो इस सब तरह के गाने जो होते थे अच्छा लगता था, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में बहुत प्रवेश नहीं था। हम लोग घर में हारमोनियम बजाते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे, कॉमिक करते थे। आज निरमैया नहीं आयो रे, जिया जल गए हमार। आज निरमैया नहीं आयो रे, जिया जल गए हमार। सास के लिए सारी, ननद के लिए साया, हमरो ला लैला दुपटवा हो, जिया जल गए हमार। हमरो ला लैला दुपटवा हो, जिया जल गए हमार। सारी फट गई, साया मसक गई,
फटर फटर करे ओ रनिया हो, जिया जल गए हमार। फटर फटर करे ओ रनिया हो, जिया जल गए हमार। आज निर्मोहिया नहीं आयो रे, जिया जल गए हमार। ये सब इंटरटेनमेंट का गाना सब उस ज़माने में स्टेज पर हुआ करता था। ए सासू जीव के जंजाल बरू हमेरा, ए सासू जीव के जंजाल बरू हमेरा। एक कोठरिया में हमें हमर गोतनी, एक कोठरिया में हमें हमर गोतनी। सौंसे पलंग चाही तोहरा, ए सासू जीव के जंजाल बर हमेरा। ये सब गाना में कुछ ऐसी चीज़ छिपी हुई है ना। अब देखिए उस समय हस्बैंड वाइफ का मिलना भी मुश्किल था। जी। तो गोतनी लोग साथ रहती थी, मिलती थी और साथ खाती थी। एक के थरियावा में हम हमर गोतनी, एक के थरियावा में हम हमर गोतनी। सौंसे परात चाही तहरा, ए बूढ़ी जीव के जंजाल वरू हमेरा। तो इस तरह से उसमें सामाजिक परिवेश की बातें भी है, एंटरटेनमेंट की बातें भी हैं, और पता चलता है कि किस तरह का लाइफ लोग जीते थे, किस तरह की ज़िंदगी लोग जीते थे। इसलिए इन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए यही है कि जीवन बड़ा सजीव है, जीवन बड़ा क्षणिक है और जीवन बहुत खुशबूदार है। इसको इतने अच्छे से जिया जाए कि कहने की ज़रूरत ना पड़े कि बड़ा कठिन है। क्या मज़े से हम लोग बैठ कर गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये सब पल तो अनूठा है। तो ऐसे पलों की रचना हो, ऐसे पलों का हम ख्वाब देखें कि जहाँ हम अच्छे से जीवन बिताएं। तो आगे के बच्चों के लिए यही कहना है। और मन में इस तरह की बातें होती हैं कि कठिन नहीं समझो, समझो कि तुम्हारा समय तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसे बनाते हो वैसे बनता है। अच्छा माँ, तो ये सब देखते हुए और ये बदलती हुई दुनिया और जिसको बिल्कुल आज पहचानना मुश्किल है, कभी ऐसा लगता है कि इसको छोड़ दें, कहीं भाग जाएं, कहीं निकल जाएं, छोड़ दें इस दुनिया को? कभी लगता है? नहीं, ये इच्छा तो नहीं है कि दुनिया छोड़ के भाग जाए, लेकिन लगता है कि ख़त्म हो जाए। मैंने वो भाग के फिर जाएंगे कहाँ, लेकिन मर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मन में जब कष्ट होता है तो लगता है कि ये ज़िंदगी से अच्छी है कि मर जाते हैं। ये फीलिंग अक्सर हुआ करती है जब कष्ट ज़्यादा होता है। शारीरिक कष्ट ही आदमी को बहुत परेशान करता है, और सब चीज़ तो समझदारी वाली है, रिश्ते नाते चलते ही रहते हैं, लेकिन शारीरिक कष्ट भी कष्ट कम नहीं है। उसके लिए भी बहुत मजबूती की ज़रूरत होती है, और आदमी झेलता है। उसको झेलना ही बोलेंगे कि दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है उसमें। इस तरह अगर अपने ही जीवन को एक उदाहरण माने और देखें कि इस पूरे भारतवर्ष में स्त्रियों का जीवन आमतौर पर एक श्रम की भट्टी में जैसे लगा हुआ है, एक ऐसे कारागार हैं जहां स्त्रियां श्रम करते हुए अपने जीवन को होम कर रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी एक बहुत अच्छी कविता है माँ पर। जी। भट्टी में ही अपनी आँख को, अपने सेहत को समिधा बना दिया है। अंत समय जो भी पास में रहे हो, बड़े भैया के पास थी अंत समय में कलकत्ते में,
लेकिन बाकी समय तो उनका देखा कि हमेशा परिवार से घिरी रही और सबकी ये सुनती समझती करती धरती, अपना कभी उनको देखा ही नहीं सोचना अपने के बारे में। तो ये हर औरत के साथ इस तरह की बातें होती है। हाँ, कुछ औरतें हैं जो कहती हैं कि मेरा तो जन्म ही इसी के लिए हुआ है, खाली छठ के दिन हम सूरज भगवान को देखते हैं और दिन हम नहीं देखते हैं, और दिन हम सोए ही रहते हैं। तो कुछ लोगों का इस तरह का सोच है और चलता है। लेकिन आम तौर पर साधारणतः महिलाएं जो घर में हैं, खास करके हाउस वाइफ लोग, उन लोगों का तो एकदम श्रम की भट्ठी में लोग पूरे तौर से लगी रहते हैं। यही सोचना पड़ता है, यही नियति है, यही घर है, यही जीवन है, यही सब है। उसी में खुशी भी मिल जाती है, उतनी ही खुशी मिलने से आदमी खुश हो जाता है। ये नहीं कि हाँ बहुत सारे जेवर गहना ये सब पहन लें, मेहंदी लगवा लें, ये कपड़ा ले लें, वो कपड़ा ले लें। जितना हो सके आप वो जो है यम नियम, 10 नियम जो है मनु के 10 ये है ना, और यम नियम की बातें हैं, उसमें विश्वास रखते हैं और उसी तरह से जीवन जीना चाहते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उधर शौच, 5 करके है ना, और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार। तो इन सारी चीज़ों को जानने से अपने आप को आदमी जानता है कि अभी मेरा मन कैसा है। और मन को हमेशा आप जहाँ हैं वहाँ से ऊपर ले चलिए, मन को नीचे नहीं गिराइए। जहाँ कहीं भी हैं आप अपने मन को ऊपर उठाइए। इस सब तरह की सोच मान्यता तो हम किसी से उम्मीद नहीं करते हैं कि वो मेरी ही तरह सोचे। मैं अपने से उम्मीद करती हूँ कि मेरी सोच ऐसी है, मैं ऐसा करूँगी। और दूसरे लोग अपने अपने ढंग से सब कोई कर रहा है, ठीक है। तो चीज़ें तो बदल गई है। अब वही बच्चों से भी यही उम्मीद है कि ज्ञानार्जन करो, ज्ञानार्जन करो। ज्ञान होने से ना बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। मस्तिष्क ये होता है, हल्का होता है। और जितना ही चीज़ इसमें भरता जा रहा है उतना ही जीवन जटिल होता जा रहा है। इसलिए मन को हल्का बना के रखे और मन जीवन को खूब जिद्दा दिली से जीवन जिए। यही, इसको कभी ये नहीं मानना है कि हाँ ये हमको नहीं चाहिए। जब तक मिला है ये सोचते हुए आगे बढ़ना है और सबके लिए सोचना है। मेरी किताब जो गीता एक सहज परिचय है उसमें भी यही संदेश है। और ये आज के इंटरव्यू में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह परिवार में सुख शांति और सद्गुण भरता रहे, वही उपाय करके आदमी को आगे बढ़ना है। सबके जीवन में सुख शांति हो।